नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई वेलकम यू ऑल टू साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज्ड हाईटेक डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, एसवाई बीकॉम में कॉर्पोरेट अकाउंट सब्जेक्ट में हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें से आपको फुल फ्लेज सम तो आते ही है, पर इसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में 2.5 से लेके 5 मार्क्स के बीच में देखने को मिल सकता है। 2.5 मार्क्स से लेके 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपको मिले, इसके बहुत ही ज्यादा चांसेस है और ये काफी सिंपल और इजी भी क्वेश्चन है, तो आप बहुत ही ध्यान से इसको समझ लीजिए। इसके मेन वर्ड्स भी मैंने टिक मार्क किए ताकि आपको याद रखने में आसानी रहे, और ये जो पूरी पीडीएफ है वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उसको वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अभी हमारा ये टॉपिक कौन सा है, तो डिफरेंस या तो कंपैरिजन बिटवीन AS3 एंड इंडियन AS7। AS यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, क्योंकि ये दोनों ही डील करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ, पर इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो डिफरेंस बिटवीन AS3 एंड इंडियन AS7। तो देखो, सबसे पहले हम लोग टेबल ड्रॉ कर देंगे, पॉइंट AS3 AS7। देखो, AS3 में यहां पे क्या याद रखना है कि बैंक ओवरड्राफ्ट अगर आता है तो उसको ट्रीट किया जाता है एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आपको पता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 तरह की एक्टिविटी कवर होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो बैंक ओवरड्राफ्ट AS3 के हिसाब से ट्रीट किया जाता है एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। वहीं पे अगर हम लोग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 के हिसाब से ट्रीटमेंट देते हैं तो इट विल बी ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बैंक ओवरड्राफ्ट को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ही कंसीडर किया जाता है एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। तो फिर से पहला पॉइंट, BOD बैंक ओवरड्राफ्ट AS3 के हिसाब से पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, वेयर एज इंडियन AS7 के हिसाब से इट इज अ पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसके बाद सेकंड पॉइंट जो है, इट इज कनेक्टेड विथ कैश फ्लो फ्रॉम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी। देखो, पहला हमने देखा बैंक ओवरड्राफ्ट, अभी सेकंड वाला जो पॉइंट है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की क्या ट्रीटमेंट की जाती है। तो AS3 में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आर सेपरेटली क्लासिफाइड, मतलब ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से अलग ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांजैक्शंस को या एक्टिविटीज को रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि इंडियन AS7 के हिसाब से अगर हम देखने जाए तो उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया जाता है। ठीक है, तो पहला है बैंक ओवरड्राफ्ट, दूसरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, देन कैश फ्लो फ्रॉम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। देखो, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड की ट्रीटमेंट। तो अभी इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड भी हो सकता है, पेड भी हो सकता है। तो अगर इंटरेस्ट और डिविडेंड पेड है तो इट विल बी ट्रीटेड एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, मतलब इंटरेस्ट या डिविडेंड पेड बताया है तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। अगर आपको याद रहा हो तो मैंने पूरा सेशन आपको जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट है उसके ऊपर दिया हुआ है, तो आप उसको जरूर देखें। वो AS3 के हिसाब से ही हम लोग अकाउंटिंग ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, हम इस चीज को फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही दिखाते हैं, जबकि इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड होता है उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इंटरेस्ट और डिविडेंड की ट्रीटमेंट क्या रहती है, पेड है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, रिसीव्ड है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एज पर AS3। जबकि AS7 में क्या होता है, इंडियन AS7 रिक्वायर्ड टू क्लासिफाई इंटरेस्ट एंड डिविडेंड एज आइटम ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रिस्पेक्टिवली, एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 क्लासिफाइज द डिविडेंड पेड एज आइटम ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी ओनली। मतलब यहां पे भी इसको इस तरह से बाइफरकेट किया जाता है। चलो, उसके बाद फोर्थ, कैश एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टीज। तो देखो, कैश एक्विजिशन होता है तो इसके लिए कोई गाइडेंस AS3 में नहीं दिया है, मतलब नो प्रोविजन या नो गाइडेंस। जबकि यहां पे क्या होता है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 के हिसाब से इट इज कंसीडर्ड एज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो अगर यहां पे कैश एक्विजिशन होता है तो AS3 में इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं, जबकि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में इट विल बी रिकॉर्डेड
अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सिमिलरली चेंज इन ओनरशिप इंटरेस्ट है, तो इसके लिए भी AS3 के अंडर कोई प्रोविजन नहीं किया गया है, जबकि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में इट इज ट्रीटेड एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आप सिंपली ऐसा भी लिख सकते हो, इट इज ट्रीटेड एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और यहां पे हम लिखेंगे देयर इज नो प्रोविजन। क्लियर? चलिए इसके बाद नेक्स्ट, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इसके लिए यहां पे कोई गाइडेंस नहीं है। ओनली एक्सपेंडिचर रिजल्टिंग इन रिकॉग्नाइज्ड असेट इज ट्रीटेड एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। पर दोस्तों मैं ये कहूंगा कि आप इस पॉइंट को याद मत रखिए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 6th वाला भी और 7th वाला भी काम का नहीं, इसलिए मैंने उसको तो कट ही कर दिया है। हाँ, 8 नंबर का इजी है और इंपॉर्टेंट भी है, तो वो आप याद रखोगे। कौन सी टर्म यूज करते हैं? तो वो यूज करता है रिपोर्टिंग करेंसी को, जबकि ये यूज करता है फंक्शनल करेंसी को। ठीक है, AS3 के हिसाब से रिपोर्टिंग करेंसी, जबकि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 के हिसाब से फंक्शनल करेंसी। तो यहां पे हमने टोटल 6 पॉइंट डिस्कस किए, आपको उसमें से कोई भी 4 या 5 पॉइंट आने चाहिए, जिससे आप ये क्वेश्चन 2.5 से लेके 5 मार्क्स तक आता है, तो आप उसको बहुत ही अच्छे से लिख सको। काफी सिंपल भी है और फुल रिजल्ट स्कोर कर सको इस क्वेश्चन में। और इसी तरह के और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजुकेशन आप या आपके फ्रेंड्स एक्सपीरियंस करना चाहते हैं TY BCom के लिए, चाहे वो ऑफलाइन स्मार्ट क्लासरूम स्टडी प्रोग्राम हो या ऑनलाइन लाइव एजुकेशन हो, या आप सब लोगों का फेवरेट साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप हो, तो सब पे लोवेस्ट फीस पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन सभी स्टूडेंट्स के लिए है। तो आप आज ही अपना एडमिशन कंफर्म करें। बेस्ट क्वालिटी और पर्सनलाइज्ड एजुकेशन को एक्सपीरियंस करके अपना नॉलेज और बीकॉम की डिग्री दोनों ही बहुत ही बढ़िया बनाए। इसके अलावा आपको बता दूं दोस्तों कि साहस इंस्टीट्यूट में जो स्टूडेंट्स TY BCom कंप्लीट करते हैं, उसके लिए हम लोग प्लेसमेंट प्रोग्राम भी अरेंज करते हैं, जहां से उनको अच्छी जॉब TY BCom कंप्लीट करने से मिल सके। तो आप सब लोग हमारे साथ जरूर जुड़े, अपना नॉलेज बढ़ाए और हमेशा मुस्कुराते रहे, सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे। दिस इज मी भाविन शाह साइनिंग ऑफ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।